नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि स्टेपर मोटर क्या होती है। मतलब कि अपना जो सिंगल फेस का चैप्टर चल रहा है, सिंगल फेस मोटर का चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सिलेबस में, उसमें लगभग सारी मोटरें कंप्लीट हो चुकी हैं और लास्ट में बचे हैं स्टेपर मोटर के प्रकार। वैसे रिलेक्टेंस मोटर मैं आपको पढ़ा चुका हूं और एक मोटर और आएगी छोटी सी, ज़्यादा हार्ड नहीं है, हिस्टेरिसिस मोटर आएगी। ये मोटर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आजकल इन मोटरों में इलेक्ट्रिशियन के सिलेबस में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और पूछे जा चुके हैं। और अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो ITI सिलेबस है उसमें इन मोटरों का ज़्यादा गहरा अध्ययन नहीं दिया गया है। और कुछ जो कैंडिडेट हैं वो स्टेपर मोटर क्या होती है इसके बारे में जानते नहीं, रिलेक्टेंस मोटर क्या होती है, उनका उपयोग कहाँ होता है, किस प्रकार प्रचालित होते हैं, इनके बारे में जानते नहीं। तो आप ऐसा करो, इस वीडियो को पूरा देखो, देखने के बाद नोट्स में अपडेट करो कि ये मोटरें आप कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो पहली बार ही देख रहे होंगे और कुछ हैं जो नाम सुना है लेकिन कुछ के सामने इनकी मतलब की वो स्थिति सामने नहीं आई कि इसका आंसर कैसे देंगे। तो आज इस स्टेपर मोटर के बारे में कंप्लीट अध्ययन करेंगे। वैसे तो स्टेसिस अपने रिलेक्टेंस मोटर का कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज उस रिलेक्टेंस मोटर का जिक्र मतलब कि यहाँ करेंगे और आपको बताऊंगा वो रिलेक्टेंस मोटर पड़ी थी उसका भी स्वरूप यहाँ देखेंगे। क्योंकि ये सारी मोटर, रिलेक्टेंस मोटर है, स्टेपर मोटर हैं, स्टेपर मोटर के प्रकार हैं, हिस्टेरिसिस मोटर है, ये लगभग एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो इनका नाम ही कुछ अलग है लेकिन इनका प्रचालन सिद्धांत देखा जाए तो लगभग मिलता जुलता सा ही होता है। तो आज उसके बारे में दिखाता हूँ कि कैसे मिलता जुलता होता है और ये किस प्रकार की मोटरें होती हैं। आपके सामने आप किसी पेपर को खोल के देखोगे तो आपको एक दो क्वेश्चन अवश्य मिलते हैं इसके ऊपर। तो चलिए देखते हैं, आज पढ़ेंगे स्टेपर मोटर के बारे में। क्या देखेंगे? स्टेपर मोटर। अब आप लोग पहली बात तो इतने समझदार, नाम से भी समझ गए होंगे, नाम से ही समझ गए स्टेपर मोटर क्या होती है। मतलब कि ये कहने वाले हैं कि स्टेपों में चलती है। स्टेप का मतलब ये नहीं कि अपनी जो 3 फेज की मोटर है, जो सिंगल फेज की मोटर है, कंटिन्यू घूमती रहती हैं। इसका मतलब ये कहने वाला है कि ये मोटर मतलब कि स्टेप ऐसे ऐसे चलेगी, रुक के ऐसे 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 रुक रुक के चलेगी मोटर, मतलब कंटिन्यू नहीं चल सकती। तो ये कह सकते हैं स्टेपर मोटर लगातार नहीं चल सकती। ये कह सकते हैं कि मोटर लगातार नहीं घूम सकती। ये कैसे घूमेगी? स्टेप में घूमने वाली है। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? इस मोटर के नाम से ये समझ सकते हैं कि ये मोटर स्टेप में चलती है। ये मोटर स्टेप में चलती है। ये रुक रुक के चलने वाली मोटर है, रुक रुक कर चलने वाली मोटर होती है। ये तो इसमें इसके नाम से ही और इसकी जो पहचान है, पहचान से पता लगता है कि आपको स्टेपों में चलती दिखाई देगी, कंटिन्यू घूमती दिखाई नहीं देगी आपको। एक तो ये आता है। उसके बाद भी कह सकते हैं कि देखो रुक रुक के चलती है तो कुछ मैकेनिकल काम होता है। तो मैकेनिकल एक इलेक्ट्रिक रूप से मैकेनिकल का काम करवाना, मतलब कि किसी को आगे खिसकाना, फिर वो खिसकाना, किसी पेपर को लोड करना, है ना। तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति भी हो सकती है। इसको क्या कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति होती है, क्योंकि इसमें कुछ यांत्रिक कार्य किया जाता है, विद्युत के द्वारा यांत्रिक कार्य किया जाता है। वैसे तो मोटर सारे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती हैं, लेकिन ये रुक रुक के कुछ स्टेपों में कार्य करती है। तो कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है। क्या कह सकते हैं? ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है। कैसी है? ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है, में युक्ति होती है। तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस भी कह सकते हैं। और इसके बारे में क्या बता सकते हैं? इसकी जो कुछ मूलभूत बातें हैं, जो स्पेशल बातें हैं, जो इनके बारे में पहचान सकते हैं, ये बता सकते हैं। देखो, इसकी गति निम्न गति भी हो सकती है। वैसे तो देखा जाए इसकी गति निम्न होती है और घुमावल, उच्च घुमावल वाले मोटर होते हैं, निम्न गति भी हो सकती है। और यदि इसकी जो DC प्लस देंगे इसको और फ्रिक्वेंसी DC प्लस की फ्रिक्वेंसी होती है, उससे आप इसकी गति उच्च भी ले सकते हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा उच्च ले सकते हैं। इसकी जो DC प्लस देंगे उससे मैं आपको बताऊँगा DC प्लस कैसे देंगे, उच्च गति भी ले सकते हैं इससे। लेकिन ये कहते ये हैं कि ये निम्न गति वाली मोटर होती है। कह सकते हैं ये निम्न गति वाली मोटर होगी। ये कैसे होगी? निम्न गति वाली होगी और वह उच्च स्टार्टिंग टार्क वाली होगी। उच्च टार्क वाली मोटर होती है, उच्च टार्क वाली होती है। इसके बारे में ये भी कह सकते हैं। और इसके बारे में मतलब कि आप इसको बाहर से देखते हो, क्या बता सकते हैं इसके बारे में। लेकिन एक चीज याद रखना, स्टेपर मोटर के प्रकार पढ़ेंगे। आपने रिलेक्टेंस मोटर पढ़ी, वेरिएबल रिलेक्टेंस मोटर पढ़ी और उसके बाद में आप हिस्टेरिसिस मोटर पढ़ेंगे। ये मोटर कैसे हैं? सारी की सारी सिंक्रोनस मोटर होती हैं और सिंक्रोनस मोटर के बारे में आप जानते हो
कि सिंक्रोनस मोटर का रोटर लगातार सिंक्रोनस स्पीड पर ही चलता रहता है। सिंक्रोनस स्पीड से गति कम होती है तो मोटर रुक जाती है। तो आपने 3 फेज सिंक्रोनस मोटर देखी थी जो एसी व डीसी दोनों से प्रचालित होने वाली मोटर थी। इसके रोटर में डीसी दी थी और स्टेटर में एसी दी थी, तब वो सिंक्रोनस मोटर बनी थी। यहाँ सिंगल फेज की मोटर हैं, कुछ में डीसी की आवश्यकता होगी, कुछ में नहीं होगी, तो यहाँ डीसी की आवश्यकता नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ, डीसी मतलब कि इसके रोटर में आप किसी प्रकार की सप्लाई नहीं दोगे, एक ही सप्लाई चाहिए, एक ही आप एसी इसकी स्टेटर में सप्लाई दे, उससे ये सिंक्रोनस मोटर बन जाती है। तो कौन कौन सी होंगी? रिलक्टेंस मोटर भी सिंक्रोनस मोटर होती है, स्टेपर मोटर भी अपने सिंक्रोनस मोटर होती है, आगे हिस्टेरिसिस मोटर आएगी वो भी सिंक्रोनस मोटर होती है। तो इस मोटर के बारे में कह सकते हैं नोट लगा के, ये कैसी होती है, नोट लगा के लिख लो, ये सिंक्रोनस मोटर होती है। तुल्यकालिक मोटर हो सकती है, होती है, कैसी होगी? सिंक्रोनस मोटर होती है ये। अब जितने भी प्रकार आएंगे सारी सिंक्रोनस मोटर रहेंगी। ये तो इसके बारे में कुछ विशेषताएं थी। अब देखो ये मोटर कैसे घूमेगी, इसकी गति किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है ना। आपको डायग्राम दिखाऊंगा, डायग्राम के साथ इसका सचित्र वर्णन करवाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कंटिन्यू धीरे धीरे आप सारी बातें लिखते रहना, और ये मेरी बातें मैं बता रहा हूँ या मैं बोर्ड पे लिखा रहा हूँ, सारी बातें लिखना आपको, क्योंकि ये मोटर आपको कुछ आपको सारी मोटर पढ़ चुके हैं, ये पहली बार मिलेंगे या कुछ नए रूप से देख रहे हैं, तो आपको कुछ समस्या भी आ सकती है इसके अंदर, आपको कुछ समझने में देरी भी हो सकती है कि कुछ समस्या में आपको समस्या आएगी समझने में। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझाऊंगा, जीरो लेवल से पॉइंट टू पॉइंट समझाने वाला हूँ, एक एक बातें लिखवाऊंगा आप लोगों को, कि ताकि आप भविष्य में इस मोटर को याद रख सको, ठीक है। तो इस मोटर की घूमने की गति बात करें, शाफ्ट घूमेगी मोटर की, शाफ्ट की घूमने की गति किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इसको प्लस देंगे, डीसी प्लस देंगे, डीसी प्लस देंगे तो क्या होगा? आवृत्ति होगी। तो कह सकते हैं जो स्पंद डीसी देंगे उसकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी आवृत्ति दे रहे हो आप, उसके समानुपाती होती है। तो ये कह सकते हैं मोटर की गति की बात करें, किसकी? इस मोटर की गति की बात करें, गति होती है स्पंद, स्पंद का मतलब प्लस दे रहे हो आप उसको, प्लस कैसे देंगे आपको बताऊंगा। कंटिन्यू सप्लाई नहीं देंगे इसको, कंटिन्यू सप्लाई नहीं देंगे इसको, कुछ प्लस में कुछ मतलब कि स्टेपों में सप्लाई देंगे इसको। तो प्लस की जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति के काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, मैं पहले लिखवा देता हूँ, फिर बाद में आपके सामने चीज आएंगी कैसे समानुपाती होती है। आवर्ती के समानुपाती होती है, ये तो इसकी बड़ी बात है। अब देखो एन होगी इसकी, एन समानुपाती क्या रहेगी? स्पंद की जो स्पंद जो प्लस है, ये स्पंद देते हैं, तो ऐसे मान लो स्पंद की आवृत्ति। अब कैसे होगी आपको बताऊंगा। देखो एक तो ये चीज आती है, काफी बार पूछा गया है स्टेपर मोटर की गति किसके ऊपर डिपेंड होती है। उसके बाद में स्टेपर मोटर का मतलब ये होता है कि स्टेपर मोटर एक बार चलेगी, ऐसे चल गई, अब गति ऐसे ऐसे मतलब कि फटाफट फटाफट चलती रहेगी, वो उसकी गति है कि कितनी स्पीड से मोटर चल रही है, कितनी पल्सों में मोटर चल रही है। एक होती है कि कितनी देर तक रुकेगी मोटर, उसकी स्पंद की प्लस क्या, जैसे ये चल गई फिर रुकी फिर ये चल गई फिर रुकी फिर ये चल गई, एक होता है ऐसे 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 फटाफट चलने। तो जो गति है उसकी जो स्पंद जो आवृत्ति है उसके बराबर होगी। अब मोटर की घूमने की लंबाई, लंबाई मतलब ये ऐसे चल के ऐसे रुकेगी, फिर ऐसे चल के ऐसे रुकेगी, कितनी देर तक रुकेगी। तो घूमने की लंबाई एक तो ऐसे चल गई ऐसे चल गई ऐसे चल गई, एक होते है ऐसे चलेगी फिर रुकेगी फिर ऐसे चलेगी रुकेगी। तो घूमने की लंबाई की बात, उसको कहते हैं घूमने की लंबाई। ऐसे चल गई, जैसे यहाँ से चली ऐसे फिर रुक गई, फिर यहाँ से चली ऐसे फिर रुक गई, यहाँ से चली ऐसे फिर रुक गई, और एक होती है ऐसे 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 ऐसे। तो जो घूमने की लंबाई है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये भी काफी बार पूछा था कि स्टेपर मोटर में घूमने की लंबाई किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये भी आपसे काफी पूछा जाएगा। तो स्पंद की जो संख्या, जो प्लस की संख्या, जैसे आपने 1 मिनट में 50 प्लस दिए, 50 बार डीसी को आपने ऑन ऑफ करवाया, ठीक है ना, या फिर एक बार आपने 20 प्लस दिए, तो प्लस की संख्या पर, स्पंद की संख्या पर घूमने की लंबाई डिपेंड करती है। तो घूमने की लंबाई की बात कर लें, घूमने की लंबाई आपको समझ में, घूमने में लंबाई मैंने आपको बताई है। घूमने की लंबाई किसके समानुपाती होती है? स्पंद की संख्या पर। स्पंद की मतलब कि जो प्लस आप दोगे इसको, कितनी बार उसको आपने ऑन ऑफ करवाया डीसी को या उस एसी को जो सप्लाई दे रहे हैं उसको, स्पंद की संख्या पर निर्भर करती है। ये आपसे दो बातें स्पेशल पूछेंगे, मैंने देखे इस प्रकार के क्वेश्चन। स्टेपर मोटर में घूमने की लंबाई किसके ऊपर डिपेंड करती है या गति किसके ऊपर डिपेंड करती है। ये दो क्वेश्चन हो गए। अब आपको दिखाता हूँ इसके जो मेन पार्ट्स हैं और जो कैसे घूमती है, इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है और किस प्रकार इसका टार्क उत्पन्न होता है, ठीक है ना, और ये कितने प्रकार की होगी, स्पेशली रूप से इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको मेन पार्ट्स दिखाऊं। अब मेन पार्ट्स में आप समझ गए होंगे, मुख्य भागों में समझ गए होंगे कि इन मोटरों में स्टेटर तो होता ही है और रोटर भी होता है, क्योंकि स्टेटर रोटर को घुमाएगा तो एक घूमने वाला भाग होगा और एक स्थिर भाग होगा, फिर बाहर की बॉडी तो एक सभी व्यवस्था होती है।
मुख्य रूप से आपको हर मोटर में दो भाग तो पक्के मिलेंगे, एक घूमने वाला होगा और एक स्थिर भाग होगा। तो अब उनकी चर्चा कर लेते हैं। अब देखो मैं स्टेटर की बात करता हूं। यहाँ पे सबसे पहले किसकी बात करेंगे, स्टेटर की बात कर लेता हूं। स्टेटर क्या होता है, देखो अब स्टेटर के बारे में काफी दिन से पढ़ रहे हैं, मैंने मोटर पढ़ाई है बहुत, काफी दिन से मोटर पढ़ते आ रहे हैं कि स्टेटर होता है, रोटर होता है, कैसा होता है, सब देख लिया आप लोगों ने। यहाँ स्टेटर की बात करें, देखो स्टेटर कैसा होता है। यहाँ पे स्टेटर की बात करेंगे, देखो एक प्रकार का मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ कि स्टेटर कैसा होता है। यहाँ पे देखो जैसे बाहर की बॉडी की बात कर लीजिए, ये बाहर की बॉडी आपकी। स्टेटर में क्या होगा, डीसी मोटर की भांति पोल होंगे यहाँ पे, याद रखना डीसी मोटर की भांति पोल होंगे यहाँ पे। डीसी मोटर में पोल होते हैं ना, उस प्रकार पोल होंगे, उन पर डीसी मोटर की भांति वाइंडिंग होगी। ठीक है, अब वाइंडिंग देखो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, चित्र बना के दिखाता हूँ आपको मैं, फिर आप समझ जाओगे कि वास्तव में कैसी मोटर होती है। समझ रहे मेरी बात को आप लोग। और ये हो गया आपका, कितने हो गए, ये 4 हो गए, ठीक है ना। ये हो गया आपके 4 पोल। अब देखो इसके ऊपर होती है वाइंडिंग, कैसे होगी, डीसी मोटर की भांति इनके ऊपर वाइंडिंग होती है। ऐसे मान लो ये होगी इसके ऊपर वाइंडिंग, दो सिरे वाइंडिंग के निकलेंगे और प्रत्येक को प्लस देंगे यहाँ पे, मतलब प्रत्येक को सप्लाई देंगे। ये होगी आपकी वाइंडिंग, दो सिरे निकल गए, एक सिरा ये निकल गया, इसका भी एक सिरा ये निकल गया, ऐसे निकल गए सिरे, ये निकल गए, हो गए। अब ये जो पोल हैं 4 हैं, जो अगर फेस हैं, जो आगे का भाग है, इसको क्या कहेंगे, ये टीथ होते हैं। देखो दांते के रूप में होते हैं, ये कैसे होंगे, दांते के रूप में, दांत के रूप में होंगे, इसको कहते हैं टीथ। टीथ प्रकार के पोल होते हैं, क्या कह सकते हैं, इसमें डीसी मोटर के भांति पोल होते हैं लेकिन टीथ प्रकार के होते हैं। तो ये ऐसे मत बोलो कि 4 पोल होंगे, ये कितने टीथ हैं, 1 2 3 4, कम से कम कितने टीथ होंगे, मिनिमम होंगे यहाँ पे 4 टीथ, मतलब 4 पोल होंगे तो 4 टीथ बोल सकते हैं। तो उनको कहेंगे टीथ, ये दांत प्रकार के टीथ होंगे यहाँ पे, समझ गए आप लोगों। अब उसके बाद देखो बातें किसके बने होते हैं, देखो ये अब देखो ये क्या है, ये आपकी ये वाइंडिंग है, कैसी है, आर में डीसी मोटर की भांति इसके ऊपर वाइंडिंग होती है, प्रत्येक वाइंडिंग होती है। इनको सप्लाई देंगे, ये पोल बनेंगे, ये बनेगा। अभी मान लेंगे 4 ही पोल है यहाँ पे, 4 टीथ है तो 4 पोल बनेंगे, इसको सप्लाई देंगे, एन बन सकता है, एस बन सकता है, एन सप्लाई देंगे, उस हिसाब से पोल बनेंगे, वो तो पर डिपेंड करता है सप्लाई देने के ऊपर। तो स्टार्टर को अब इसको सप्लाई कैसे देंगे, इसको देखो ये है तो एसी मोटर, लेकिन किसी युक्ति की सहायता से, किसी डिवाइस की सहायता से, किसी कंट्रोल की सहायता से, ठीक है ना, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल की सहायता से इसको क्या देंगे, इसको डीसी प्लस दिया जाता है। डीसी भी कंटिन्यू नहीं देंगे, डीसी भी कंटिन्यू देंगे, एक बार डीसी इसको देंगे, ये एन बनेगा, ये एस बनेगा, फिर ये एन बनेगा, फिर एस बनेगा, पीछे घट जाएंगे इसको घुमाने के लिए। तो क्या कर सकते हैं, इसको पोलो को एक्साइट करने के लिए डीसी प्लस दिया जाता है। समझ गो कि स्टेटर वाइंडिंग हो, ये क्या है, स्टेटर वाइंडिंग है, किसकी वाइंडिंग है, स्टेटर की वाइंडिंग है। स्टेटर वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए या उत्तेजित करने के लिए डीसी प्लस दिया जाता है, इसको ये लिख रहे हैं। इसके बाद तो इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें कम से कम कितने पोल होंगे, लिख लो यहाँ पे, ये टिथ प्रकार के पोल होते हैं, लिख लो टिथ प्रकार के पोल होते हैं, डीसी मोटर की भांति पोल होते हैं। डीसी मोटर पोल ऐसे होते हैं, डीसी मोटर की भांति पोल होते हैं, लेकिन टिथ प्रकार के होते हैं। इसमें डीसी मोटर की भांति वाइंडिंग होती है, डीसी मोटर की भांति वाइंडिंग होती है। अब टिथ कितने होंगे यहाँ पे, अब टिथ देखो, पोल मान लो या टिथ मान लो, ऐसे टिथ या टिथ को हिंदी में दांत कहते हैं, दांत। टिथ कम से कम 4 होंगे, 2 टिथ की मोटर नहीं होगी। ये कम से कम कितने होंगे, 4 से 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, मतलब 14 18 20 हो सकते हैं, इस प्रकार के टिथ हो सकते हैं। लेकिन ये आप लोग समझोगे 4 से कम टिथ नहीं होंगे यहाँ पे। अब देखो दूसरी बात किसकी करेंगे, दूसरी बात करेंगे रोटर की। यहाँ मैं रोटर के बारे में लिख देता हूँ कि दूसरी जो बात है वो करेंगे रोटर की। तो ये होगा आपका रोटर। रोटर कैसा होगा, देखो आपको रोटर पता है ये क्या है, ये घूर्णक है, हिंदी में इसको घूर्णक कहते हैं। आपको ये पता है कि स्टेटर क्या होगा, स्थिर भाग होता है, और ये आपका घूमने वाला भाग होगा।
तो ये तो हो गया आपका स्थिर। इसके अंदर जो रखेंगे, जो पार्ट रखेंगे, वो क्या होगा, घूमने वाला होगा। अब कैसा होगा आपको बताता हूँ, वो भी टिथ प्रकार का ही होता है, वो भी क्या होगा, टिथ प्रकार, क्योंकि ये जो टिथ होंगे ना, ये जो पोल हैं, यहाँ से कोई पोल नहीं है, यहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो यहीं से स्टेप में रुकेगी मोटर, फिर आगे ये खींचेगा, रुकेगी मोटर, फिर आगे खींचेगा, इसलिए स्टेपों में चलती है मोटर। और टिथ के ऊपर डिपेंड करती है, टिथ में जो डीसी प्लस देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है कितनी स्पीड से घूमेगी। तो अब बात करते हैं रोटर। रोटर देखो कैसा होता है, ये ऐसे मान लो कि आप लोगों ने इससे पिछले वीडियो में रिलक्टेंस मोटर देखे थे। रिलक्टेंस मोटर भी क्या है, एक प्रकार की स्टेपर मोटर है। तो ऐसे कह सकते हैं कि स्टेपर मोटर में ही रिलक्टेंस मोटर आती है, तो अलग से नहीं है आप लोगों की कि सर आपने एक रिलक्टेंस मोटर अलग से पढ़ाई, वो इसलिए पढ़ाई कि उसके कुछ स्पेशल प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं यहाँ ज़्यादा वर्ग उसका वर्गीकरण नहीं करूँगा, और यहाँ भी मैं उसके बारे में बताऊँगा आप लोगों को कि वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर किस प्रकार की मोटर होती है। सिंक्रोनस मोटर तो होती ही होती है, लेकिन साथ में क्या होती है, स्टेपर मोटर होती है। तो उसको भी उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया था कि रोटर कैसा होता है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ से बना होता है। कैसा होगा, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ से बना होगा। अब फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के जो चुंबक के द्वारा अधिक आकर्षित होंगे वो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहलाते हैं, जिनकी चुंबकशीलता का मान इकाई से बहुत अधिक होता है और जिनमें धारण शक्ति का मान उच्च होता है। वो क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, एल्निको, ये सारे क्या हैं, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हैं। तो अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो रोटर है ये स्थायी चुंबक प्रकार के भी हो सकता है। स्थायी चुंबक, लगभग स्थायी चुंबक प्रकार का होता है। वैसे आप रिलक्टेंस मोटर में देख चुके हो पिछले वीडियो में, स्थायी चुंबक प्रकार का होता है। और क्या होता है, देखो इसके भी टिथ कटे होते हैं, इस पे भी क्या होंगे, टिथ कटे होंगे, दांत से होंगे, इसे सिंपल गोल नहीं होगा। आपको दिखाऊंगा कैसा होता है, टिथ बने होते हैं, इसके पर भी टिथ होते हैं, या टिथ प्रकार का रोटर होता है। ऐसे मान लो कि टिथ प्रकार का, दांत प्रकार का रोटर होता है। क्या होगा, दांत प्रकार का रोटर होगा। आपको यहाँ में चित्र दिखाऊंगा, इसका बना के डायग्राम बना के दिखाऊंगा। अब उसमें देखो क्या होगा, ये मतलब कि टिथ की संख्या कितनी होगी, ये सबसे बड़ी बात है कि रोटर टिथ में, रोटर में जो दांत होंगे, आपको मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा किस प्रकार मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ से इस प्रकार की होती है, देखो ये प्रकार के दांत से कटे होते हैं। जैसे 4 का है, आपको विसर 6 का, तो 6 का यहाँ बना सकते हैं, एक ये 2 और ले जाएंगे यहाँ पे ऐसे। ये ऐसा रोटर होता है, देखो ये रोटर ऐसा है, बाहर में ये क्या है, ये टिथ है इसके, ये दांत से होते हैं। तो इसके ऊपर भी, इसके अंदर अगर ये इसके बाहर होगी, जिसको पूरे के सेट को यहाँ रखा जाता है, इसके अंदर यहाँ रखा जाता है स्टेपर मोटर में। तो ये जो टिथ है, ये बीच के जो गैप है, ये एक स्टेपर में रुक रुक के मोटर चलने वाला गैप होगा यहाँ पे, ये मोटर रुक रुक चलने वाला गैप होगा यहाँ पे। और ये जो टिथ इसके सामने आएंगे तो मोटर खींचे की आकर्षण होगी। मैं कैसे होगी आपको बताऊंगा, देखो ऐसी बात नहीं बताऊंगा आप लोगों को। तो क्या हो सकता है, इसमें कितने टिथ है, अब देखो इसमें 8 टिथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो आपसे काफी बार पूछा जाएगा स्टेपर मोटर में रोटर पर जो टिथ होंगे उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या कितनी होती है, निर्धारित नहीं होती है। तो कितनी माने आप लोग ये समझोगे, ये मान सकते हैं कि स्टेटर के, ये स्टेटर के टिथ है ना, स्टेटर के टिथ, स्टेटर के टिथ से 2 कम होती है। कितनी, किसकी, रोटर के टिथ की बात करें, रोटर टिथ की बात करें, ये क्या है, ये रोटर के टिथ हैं, दांत हैं रोटर के। तो इनकी संख्या स्टेटर के टिथ से 2 कम होती है। अब आपसे पूछा जाए स्टेटर में पोल की संख्या मान लो या टिथ की संख्या मान लो 8 है, तो रोटर में कितने टिथ हो सकते हैं, 8 से 2 कम 6 होंगे। रोटर में टिथ की संख्या 12 है, तो नहीं सॉरी, स्टेटर में टिथ की संख्या 12 है, तो रोटर में कितनी होगी, 2 कम 10 होगी। समझ गए बात को। ये तो था इनका स्वरूप। ये स्थायी चुंबक प्रकार का हो सकता है, स्थायी चुंबक प्रकार का होता है, एल्निको का हो सकता है, लोहा निकल कोबाल्ट का, लेकिन रहेगा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। ऐसे मान लो कि नाम लेने की जरूरत नहीं है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का रहेगा। अब फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, ये आप मेरे चुंबकत्व के चैप्टर में जाकर देखना, आपको मिलेगा कि चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, आपको वीडियो मिलेगा, उसमें बिल्कुल अच्छी तरह से एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताया मैंने, किस प्रकार का निर्धारण होता है, कौन से पदार्थ किस में शामिल होंगे, क्यों होंगे,
और उनको याद करने का तरीका, मैंने संपूर्ण बातें बताई वहां पे। और उनमें से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है हर प्रकार के पेपर में, चुंबकीय पदार्थों के वर्गीकरण में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप उसको अच्छी तरह बारीकी से अध्ययन करना चाहो तो मेरे चुंबकत्व के चैप्टर में जाके चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण मैंने पढ़ा रखा है, वहां जाके देख लेना। ये तो थी मुख्य भागों की बात, समझ गए। ये क्या है आपका रोटर है, ये क्या है आपका स्टेटर है, इनकी बातें मैंने आपको बताई हैं। अब मैं इसकी कुछ प्रकार बताता हूँ। प्रकारों के बाद में संरचना का वर्गीकरण करते हैं, इनकी कार्य प्रणाली का वर्गीकरण करते हैं। ऐसे मान लेते हैं, देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रकार देखेंगे। इस मोटर के प्रकार, टाइप्स देखेंगे, कितने प्रकार की होती है। यहां आपको वो चीज मिलेगी जो पिछले वीडियो में आप मोटर देख के वो भी मिलेगा आपको। तो सबसे पहले मैं उसी का नाम लिख देता हूं, क्या रहेंगी, वेरिएबल रिलेक्टेंस स्टेपर मोटर रहेगी। वेरिएबल रिलेक्टेंस स्टेपर मोटर, मतलब कि परिवर्ती प्रतिष्ठम्भ स्टेपर मोटर। हिंदी में लिखना, परिवर्ती प्रतिष्ठम्भ स्टेपर मोटर एक होगी। उसके बाद में आती है दूसरी, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर, इसको कहेंगे हिंदी में स्थायी चुंबक स्टेपर मोटर। क्या कहेंगे, स्थायी चुंबक स्टेपर मोटर होगी। उसके बाद तीसरी आती है हाइब्रिड। तीसरी कौन सी आएगी, हाइब्रिड स्टेपर मोटर ये आती है। तीनों का वर्गीकरण करेंगे आज यहाँ पे, ठीक है ना। तीनों का वर्गीकरण करेंगे, किस प्रकार ये मोटर प्रचालित होती है, कौन सी मोटर अधिकतर उपयोग होती है, इनकी विशेषताएं क्या होती है। ज्यादातर तो इसकी विशेषताओं में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी विशेषता, किस विशेषता के कारण इन मोटर का अधिकतर प्रयोग होता है और स्पेशल कार्य में इसका प्रयोग क्यों करते हैं, वो भी देखेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले कौन सी मोटर पढ़ेंगे, आप समझ गए। सबसे पहले पढ़ेंगे वेरिएबल स्टेपर मोटर, वेरिएबल रिलेक्टेंस स्टेपर मोटर, बल्कि परिवर्तित प्रतिष्ठम्भ स्टेपर मोटर। तो इसका वर्गीकरण आप पिछले वीडियो में कर चुके हो। वही रिलेक्टेंस मोटर आपको मैंने बताई थी कि वही रिलेक्टेंस मोटर कहाँ आती है, स्टेपर मोटर में आती है। और मैंने आपको लिखा था स्टेपर मोटर क्या है, एक प्रकार की सिंक्रोनस मोटर है। तो वो भी क्या थी, सिंक्रोनस। आज पढ़ेंगे वो भी सिंक्रोनस, आगे पढ़ेंगे वो भी सिंक्रोनस मोटर ही आएगी, तुल्यकालिक मोटर ही आएगी, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए कि इसमें क्या होता है। देखो इसमें मैं आपको इसके बारे में कुछ तथ्य लिखवा देता हूँ, कुछ विषय लिखवा देता हूँ, फिर आप समझ गए। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं। इसमें क्या लिख सकते हैं, देखो इस मोटर में रोटर कैसा होता है कि आप लिख चुके हो सब मात्रा में, लेकिन फेरोमैग्नेटिक पदार्थ से बनाता है। स्टेटर को क्या देंगे, डीसी सप्लाई से संयोजित करेंगे। इसमें पोल चुंबकित होंगे। आपको कुछ डायग्राम बना के दिखाऊं आपको कैसे होंगे। जैसे अभी देखो स्टेटर कैसा है, 1 2 3 4 का बना देता हूं। देखो मैं यहाँ पे, ठीक है, ये 4 का बना देता हूं यहाँ पे। और ये हो गया आपका ये क्या होगा, ये आपका स्टेटर हो गया। वाइंडिंग देखो इसके ऊपर करती है, इसके ऊपर होती है आपकी वाइंडिंग, इसके ऊपर आपकी डीसी वाइंडिंग। आपको पहले बता सकूँ इसके बारे में। ये होगी आपकी, इसके ऊपर वाइंडिंग होगी। ये हो गए आपके टीथ, कौन से, ये आपके टीथ है। कितने हैं, 4 टीथ हैं। मैंने आपको बताया कम से कम कितने होंगे, 4 टीथ होंगे। इनमें डीसी क्या देंगे, डीसी प्लस देंगे। किस प्रकार से उत्तेजित करेंगे, ये एन बनेगा, ये एस बनेगा। अगले स्टेप में ये एन बनेगा, ये एस बनेगा, ये बंद हो जाएंगे। फिर उससे अगले स्टेप में ये एन बनेगा, ये एस बनेगा। इसमें ना आपको बताया कि दो टीथ वाला, कि 2 टीथ कम करके रखेंगे। तो यहाँ 2 टीथ कम है, आपको रोट रख देता हूँ यहाँ पे। ये 2 टीथ का रोट रख दिया मैंने यहाँ पे। ये किस कैसा मान लेते हैं, स्थायी चुंबक जैसा मान लेते हैं। ये एन है और ये एस है। वो से सुनना। अब देखो इस मोटर में क्या करेंगे, इसको डीसी सप्लाई से संयोजित करेंगे इसको। फिर ये क्या करेंगे, ये पोल बनेंगे, आगे से आगे ये एन बनेगा, ये दोनों एक साथ बनेंगे, एन बनेगा, एस बनेगा। फिर ये बंद हो जाएंगे, एन बनेगा, एस बनेगा। इस प्रकार से पोल बनेंगे। रोटर टीथ क्या करेंगे, ये पोलों से ऊर्जित होंगे। पोलो से मतलब कि इसमें जो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है कि इससे ये क्या होगा, चुंबक बन जाएगा। इससे इस चुंबक के प्रभाव में आगे ये जो स्थायी चुंबक वाला जो पदार्थ जाता है फेरोमैग्नेटिक, ये क्या बन जाएगा,
चुंबक बन जाएगा, यहाँ एन बन जाएगा, यहाँ एस बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, थोड़ा सा इसको, क्योंकि टिथ की संख्या कम है, इसको थोड़ा आगे धकेलेगा, ये यहाँ से स्थापित होता है, यहाँ पे स्थापित होता है, ये आगे धकेलते इसको, ये थोड़ा आगे करेगा और इसको खींच लेगा, ये आकर्षण करेगा, फिर ये इसको क्या करेगा, ये जो एस बन गया, अगले स्टेप में क्या करेगा, ये एन बन जाएगा, एन बनेगा तो क्या करेगा, ये इसको आगे खींच लेगा, इसके पोल बदल जाएंगे, इधर घूम के आगे ये एस बन जाएगा, ये एन बन जाएगा, इसको खींचेगा। तो इस प्रकार से आगे ये मतलब कि ये आकर्षित करते रहेंगे और ये रोटर आपका घूमता रहेगा इस प्रकार से। किस प्रकार घूमेगा, अब ऐसे घूमेगा। यदि इसमें पल्स की संख्या चेंज कर देते हैं तो ये इस प्रकार से घूम जाएगा। तो गति नियंत्रण करना भी इसका आसान होता है, ठीक है ना। तो ये मोटर क्या करेगी, आकर्षण से कारण घूम सकती है। तो ये आप पिछले में उस वीडियो में देख सकते हो। तो यहाँ क्या होगा, रिलेक्टेंस ज़्यादा होगा। देखो मैंने आपको 4 पोल का दिखाया था, 4 टिथ का दिखाया था। रिलेक्टेंस देखो यहाँ जाएगा, ठीक है ना, और ये रिलेक्टेंस ज़्यादा होगा तो यहाँ कुछ गैप आएगा, या गैप आएगा, रुकेगी, फिर आकर्षण करेगा, फिर आगे खिसकेगा, फिर यहाँ से इसको पोल बदलेंगे, फिर रुकेगी, फिर आगे जाएगा। तो इस प्रकार से घूमते घूमते आराम से स्टेपों में घूमती चली जाएगी, ठीक है। तो ये कैसे करेगी, ये पोल जैसे ऊर्जित होंगे, इन पोलों के स्टेपों में कितनी फ्रिक्वेंसी दी है आप लोगों ने। कहने का मतलब आगे ये जो इसमें डीसी प्लस देते हैं, एक तो स्पीड से प्लस देते हैं, एक आप लोगों ने डीसी इसको एन मतलब इसको प्लस, इसको पॉजिटिव दिया, इसको नेगेटिव दिया, ये एन बन गया, ये एस बन गया, फिर आप लोग रोका, फिर ये एन बन गया, फिर एस दिया। अगले स्टेप के अंदर मतलब अगले इसके डिवाइस के अंदर धीरे धीरे इसमें युक्ति होती है, ऑटोमेटिक होती है कि आगे से आगे पोल ऐसे बनते जाएंगे। तो आप धीरे धीरे उत्तेजित करोगे, धीरे धीरे चलेगी। आप लोग इसको फटाफट उत्तेजित कर देते हो तो मोटर की स्पीड बन जाएगी। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसने प्लस की आवृत्ति कितनी होती है, कितनी स्पीड से इसको प्लस दे रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करती है इस रोटर की गति। अब उसके बाद कहेंगे यदि यहाँ स्थायी चुंबक लगा दिया जाए तो अब कहेंगे ये क्या ले लेते हैं, स्थायी चुंबक ले लेते हैं। ये स्थायी चुंबक पहले से लगा देते हैं, स्थायी चुंबक ले लिया। अब आपको सिर्फ सप्लाई देनी है। अब आपको क्या करेंगे, यहाँ जो ही सप्लाई देते हैं तो ये चुंबक नहीं बनेगा, ऑलरेडी चुंबक है, तो इसको चुंबक बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑलरेडी चुंबक है, तो यदि स्थायी चुंबक प्रयोग करते हैं तो इस मोटर का नाम बदल देंगे। परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर तो है, लेकिन इसका नाम बदल देंगे, टिन कैन कर देंगे, या फिर कैन स्टॉक कर देंगे। इसको मोटर को आपके सामने कोई नाम आएंगे, इस मोटर को, कौन सी को, परमानेंट स्थायी चुंबक वाले मोटर को क्या कह सकते हैं, स्थायी चुंबक स्टेपर मोटर। स्थायी चुंबक स्टेपर मोटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये स्थायी चुंबक लेंगे, इसका नाम रखेंगे इस मोटर का, कौन सी का, स्थायी चुंबक वाले मोटर का। स्थायी चुंबक प्रयोग करते इसका नाम बदल देंगे और इसको टिन कैन के नाम से जान सकते हैं। टिन कैन कह सकते हैं, या टिन स्टॉक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टिन स्टॉक के नाम से भी जानते हैं, टिन स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, परमानेंट स्टेपर मोटर को, परमानेंट मैग्नेटिक स्टेपर मोटर को टिन स्टॉक के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें देखो ये मोटर तो आप जो पिछला वीडियो उसमें देखा था, इसमें क्या होता है, देखो इसमें रोटर स्थायी चुंबक, रोटर स्थायी चुंबक से बना होता है। कैसा होगा, स्थायी चुंबक से बना होता है। और उसके बाद में देखो इसकी बात आती है कि स्टेटर में जो सप्लाई देते हैं, स्टेटर में जो डीसी सप्लाई देंगे, ये डीसी सप्लाई कैसे देंगे, या तो कोई डिवाइस होगी, इसी डिवाइस होगी, या रिले होगी, या फिर कि कंट्रोलर होगा, कोई कंट्रोलर की सहायता से इसमें डीसी प्लस देते हैं। और इस प्रकार से देते हैं कि आगे से आगे एक एक पोल ऊर्जित होते चले जाएं और ये मोटर घूमती चली जाए इस प्रकार से, ठीक है ना। ये तो होता है। तो कहने की बात है कि स्टेटर में डीसी प्लस दिया जाता है। अब आप समझो स्टेटर में डीसी प्लस देने से क्या होगा, माना कि एक बार इस कंट्रोल की सहायता से, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, एक बार माना कि इसको सप्लाई दी, ये एन बना और ये एस बना, ये दोनों फ्री पड़े हैं। तो ये क्या होगा, इस एन से ये थोड़ा सा ऐसे तिरछा होता है थोड़ा, क्योंकि इसमें स्टेपों की संख्या कम है, इसके सामने नहीं, स्टेपों की संख्या कुछ कम होती है, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे। तो ये एन है और ये एस है, जो थोड़ा घूमेगा जिसको आकर्षित करेगा। और अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे पहुँच गया एन, या इसको आकर्षित कर लिया। फिर क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या होगा, ये एस बन जाएगा और ये एन बन जाएगा। तो फिर एस बनेगा तो इसको ये आकर्षित करेगा, आगे थोड़ा क्यों स्पीड चलेगी, थोड़ा घूमेगा, ये आगे इसको आकर्षित कर लेगा। फिर यहाँ एन बन जाएगा, एन बनेगा तो क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये एस बन जाएगा, ये एन बन जाएगा, फिर इसको आकर्षित कर लेगा। तो इस प्रकार आगे से आगे ये टिथ है ना, ये स्टेटर वाले टिथ, रोटर के टिथ को आगे से आगे आकर्षित करते रहेंगे और ये मोटर आराम से घूमती रहेगी। तो क्या कह सकते हैं इस मोटर में, जब स्टेटर को सप्लाई से संयोजित किया जाता है, जब स्टेटर को
डीसी सप्लाई, मान लो डीसी प्लस की सप्लाई से संयोजित किया जाता है, तो क्या होता है यहाँ पे जो ये पोल हैं, ये मैं यहाँ मैं लिख लेना, आप ये ए लगा देता हूँ, ये ए डैश है, ये बी है और ये बी डैश है। पहली स्टेप लिखाता हूँ आपको। माना कि पहली बार पहली स्टेप में सप्लाई दी जाती है, तो पहले क्या होगा, पहली स्टेप में क्या होगा, जो स्टेप में सप्लाई जाएगी इसके पास डीसी प्लस जाएगा, तो ए क्या बनेगा, ए एन बनेगा मान लीजिए, और बी क्या बनेगा, एस बनेगा। तो रोटर क्या होगा, रोटर आकर्षित होगा, आकर्षित होगा तो घूमेगा, आकर्षित होगा और घूमेगा। फिर अगली स्टेप में क्या होगा, दूसरी स्टेप में, यहां दो ही स्टेप आएंगे, दूसरी स्टेप में क्या होगा, बी जो ए डैश है, ए डैश एन बनेगा, ठीक है ना, और बी डैश है वो एस बनेगा। फिर क्या होगा, माना कि यहाँ एन एस है, तो फिर क्या होगा, ये आगे से अगली स्टेप में फिर आकर्षित होगा, फिर आकर्षित होगा, ठीक है ना, याद रखना, फिर आकर्षित होगा और फिर घूमेगा। इस प्रकार ये लगातार घूमता चला जाएगा। मैंने आपको बताया कि ये कितनी स्पीड से घूमेगा ये रोटर। जो स्टेप में सप्लाई देते हो, इन दांतों को, इन पोलों को सप्लाई किस हिसाब से मिलती है, धीरे धीरे सप्लाई मिलती है तो ऐसे चलेगी, फिर रुक जाएगी, फिर अगले स्टेप में अगले पोल को सप्लाई मिलेगी, फिर ऐसे चलेगी, आकर्षित होगी, फिर रुक जाएगी। फिर यदि आप लोगों ने स्पीड से दिया तो ऐसे चलेगी, ऐसे 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 धीरे धीरे स्पीड से। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो स्टेप में जो इसको डीसी प्लस देते हैं, प्लस की फ्रिक्वेंसी कितनी रहेगी, उस फ्रिक्वेंसी के हिसाब से इसकी वो रहेगी, मतलब कि गति रहेगी। तो ये कितनी स्टेप में घूम सकती है, मिनिमम एक चक्कर में 200 स्टेप पार कर सकती है। एक चक्कर में ऐसे, एक चक्कर यहाँ से लगेगा इस रोटर का, यहाँ से घूम के ऐसे आएगी, तो कितनी बार रुक के चल रही है, ये 200 बार रुक सकती है, मिनिमम 200 स्टेप में चल सकती है रुक के। इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसको स्टेपों में चलाना, ठीक है ना। तो ये तो होता है इसका सिद्धांत, किसका, इस परमानेंट स्टेपर, परमानेंट मैग्नेटिक स्टेपर मोटर का। इसके घूमने की जो गति रहेगी, इसमें जो स्टेप की जो संख्या है वो कितनी होती है, और ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये तो इसके मैग्नेटिक एक्सिस है, याद रखना, और ये इसकी मैग्नेटिक एक्सिस है, ये इसका इस रोटर का, तो ये जो एंगल बनेगा ये अल्फा एंगल है, ठीक है ना। क्यों सके, स्टेटर पोल और रोटर पोल, स्टेटर टिथ और रोटर टिथ क्या लगेंगे, स्टेटर टिथ व रोटर टिथ के बीच का कोण, या बीच के कोण को क्या कहेंगे, स्टेप कोण कहेंगे, स्टेप एंगल कहते हैं। स्टेप एंगल कितना होता है इस मोटर में, कितने में, इस परमानेंट मैग्नेट में जो मोटर होती है स्टेप एंगल कितने से कितना हो सकता है, ये काफी बार पूछा जाता है। तो यहाँ एंगल हो सकता है 7.5 डिग्री से 150 डिग्री तक का एंगल हो सकता है। यदि कम रहेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे एंगल, और स्टेप टिथ ज़्यादा रहेंगे तो ये एंगल कम हो सकता है, ये आता है इसमें। तो 7.5 से 150 स्टेप एंगल होता है इस मोटर में। किस मोटर में, इस मोटर में, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर में। और स्टेप में स्टेपों की संख्या कितनी रहेगी, जो रुक रुक के चलती है उसे कहते हैं स्टेप। स्टेप मतलब कि कितनी बार रुक सकती है, कितनी बार रुक के चल सकती है मोटर। तो एक चक्कर में कितनी बार रुकेगी, ये 48 मिनिमम होता है, 48 से 24 स्टेप प्रति चक्र होते हैं इसके। कौन से के, इस परमानेंट वाले के। बाकी इस मोटर के तो 200 तक पहुंच जाएंगे, आपको लिखा दूंगा सभी मोटर के एक साथ मिला के। एक चीज याद रखना, आप लोगों ने जो ये रिलेक्टेंस मोटर ली थी, वहां तो टिथ प्रयोग किए थे, वहां तो पोल नहीं थे, यहाँ तो सिर्फ चुंबक प्रयोग की है। तो चुंबक को टिथ नहीं कह सकते, तो यहाँ कह सकते हैं कि चुंबक तो चुंबक ही रहेगी, तो ये टिथ कहाँ से आएगी। हाँ, यदि इसको किसी मैग्नेटिक पदार्थ से बनाकर गोल बनाते और यहाँ इस प्रकार दांते काटते तो कह सकते हैं कि टिथ होता है। लेकिन ये तो क्या होते हैं, ये तो पोल ही होते हैं। ये एक पोल ही हो गया और एक पोल ये हो गया, ये एस पोल हो गया, ये एन पोल। स्थायी है, तो स्थायी चुंबक में स्थायी चुंबक के पोल होते हैं, तो कह सकते हैं इस परमानेंट मैग्नेट स्थायी चुंबक स्टेपर मोटर में टिथ नहीं होते हैं। दांत के रूप में रोटर नहीं होता है, पृष्ठ एक चुंबक होता है, टिथ नहीं होते हैं, सिर्फ चुंबक होता है। मैंने आपको लिखा था स्थायी चुंबक ही होता है, ठीक है ना। ये तो थी बात इसकी परमानेंट मैग्नेट की, जो कितने एंगल होता है और कितनी टिथ में चल सकती है, क्यों चल सकती है, और इसके चलने की गति किसके ऊपर डिपेंड करती है। अब तीसरी मोटर पढ़ेंगे, हाइब्रिड वाली पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे, हाइब्रिड वाली मोटर पर। आज मैं यहीं दिखा देता हूँ हाइब्रिड वाली मोटर। तीसरी मोटर का नाम आता है हाइब्रिड स्टेपर मोटर आती है। कौन सी आएगी, हाइब्रिड स्टेपर मोटर।
इसमें देखो क्या होता है, हाइब्रिड को ज़्यादा नहीं है। पहले आप लोगों ने पढ़ी वेरिएबल रिलक्टेंस वाली, जिसमें क्या थे, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ से रोटर बना था, लिख लेना। इस मोटर में वेरिएबल रिलक्टेंस और परमानेंट मैग्नेट दोनों के गुण समाहित हैं। कौन से के, मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, वेरिएबल रिलक्टेंस व परमानेंट मैग्नेट। वेरिएबल रिलक्टेंस, परमानेंट मैग्नेट दोनों के गुण होते हैं, दोनों मोटर के गुण होते हैं। अब देखो यहां इसमें क्या होगा, रोटर पर परमानेंट मैग्नेट भी होगी और रोटर के शाफ्ट के चारों ओर, रोटर के शाफ्ट के चारों ओर तो टिथ कटे होंगे, ठीक है, और रोटर के जो भार होंगे, रोटर के शाफ्ट जैसे यहाँ होगी, यहाँ तो टिथ काट देंगे, और बाहर का जो रोटर होता है जो होगा वो 4 पोल का होगा, वहाँ स्थायी चुंबक होते हैं और अंदर टिथ करते होते हैं। मतलब कि अंदर का जो हिस्सा है वो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ से बना होगा, बाहर स्थायी चुंबक होगी, तो दोनों के गुण हो गए यहाँ पे। तो कह सकते हैं इस मोटर में दोनों हाइब्रिड में दोनों मोटर के गुण होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मोटर ये होती है। अधिकतर एक मोटर तो ये और दूसरी परमानेंट मैग्नेटिक स्टेपर मोटर प्रयोग की जाती है। तो कह सकते हैं इस मोटर के घूमने की गति, याद करना, इस मोटर के घूमने की गति व टार्क दोनों मोटर से उच्च होता है। किसकी रहेगी, इस मोटर में, कौन सी में, इस मोटर में गति एन व टार्क दोनों मोटर से उच्च होता है, दोनों से उच्च होता है, कि दोनों के गुण हैं यहाँ पे, दोनों से उच्च होता है। एक तो ये सबसे बड़ी बात आती है। दूसरा कह सकते हैं कि इसके जो टिथ हैं, जो टिथ की संख्या करेंगे, जो रोटर पर यहाँ टिथ, मैंने आपको बताया कि इसकी जो साफ्ट होती है, ये जो शुरू में टिथ बनाया साफ्ट होती है, वो साफ्ट होती नहीं यहाँ पे, जैसे टिथ ये होती है ना, मैं आपको बताया था, एक टिथ ये और एक ये मैंने आपको टिथ बताए थे यहाँ पे साफ्ट के ऊपर, ये यहाँ से टिथ था नहीं, ये जो टिथ हैं, ये 1 2 3 4 5 6 टिथ हैं, यहाँ असंख्य होते, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। टिथ की संख्या वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। इस मोटर में शाफ्ट के चारों ओर जो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ से जो रोटर बनाया उसकी टिथ की संख्या की वो बहुत अधिक होती है, ठीक है ना, उसके चारों ओर। और इस मोटर की सबसे बड़ी विशेषता, ये मोटर एक कितने स्टेप लगाएगी, ये मोटर कौन सी, ये हाइब्रिड वाली मोटर। हाइब्रिड की बात करें, हाइब्रिड की बात करें, ये मोटर 100 से 400 चक्कर, 400 स्टेप प्रति सेकंड काटती है। ये हाइब्रिड स्टेप कितने होंगे, 400 प्रति चक्कर होंगे। इतनी स्पीड से मोटर चल सकती है, इसलिए इस मोटर का रोबोट में प्रयोग कर सकते हैं, प्रिंटर में प्रयोग कर सकते हैं। आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ प्रयोग होता है इसका। तो ये तो थी आपकी 3 मोटरें, और तीनों की तीनों मोटर क्या रहेंगी, सिंक्रोनस गति पर चलेंगी। जो चुंबकीय फ्लक्स यहाँ रहेगा, इसकी स्टेप जो रहेगी उसके बराबर ये चलता रहेगा। तो तीनों की तीनों मोटर सिंक्रोनस मोटर होती हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें स्टेप का एंगल कैसे कितना होगा और एक चक्कर में कितने स्टेप होंगे। प्रत्येक मोटर की बात करें तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो आप उसका फॉर्मूला लिख लो। किसके, स्टेप की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, एक चक्कर में कितने स्टेप मोटर चलेगी, स्टेप की संख्या। और दूसरा आता है स्टेप की संख्या कैसे ज्ञात करें। सबसे बड़ी बात आती है स्टेप की संख्या कैसे ज्ञात करें। कि होता है स्टेप एंगल, कि उनके बीच में कितने डिग्री कोण रहेगा। एक होता है स्टेप एंगल, सबसे दोनों चीजें मेन इंपॉर्टेंट हैं, एक स्टेप एंगल और स्टेप। अब स्टेप एंगल क्या होता है, देखो ये मैंने इस कोण के बीच का, इस पोल और इस पोल के बीच का, इस टिथ और इस टिथ के बीच का कोण होता है। तो क्या लिखेंगे, टी का मतलब टिथ, स्टेटर के टिथ, माइनस, क्योंकि स्टेटर के टिथ से रोटर के टिथ हमेशा कम होते हैं तो घटेंगे, ये रोटर के टिथ लिख लेना, टी एस स्टेटर टिथ, टी आर रोटर टिथ अपॉन टी एस इंटू टी आर और इंटू 360, क्योंकि एक चक्कर में कितने होंगे, 360 डिग्री होंगे, तो 360 का भाग दे देंगे। माना कि रोटर के टिथ कितने हैं, देख स्टेटर के टिथ 4 हैं, रोटर के कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, 4 इंटू 2 हो गए, और 4 इंटू 2 ये क्या बचेंगे 2 और आगे 360 हो गए। अब देखो क्या होगा, यहाँ से 2/8, ठीक है, और ये रहेंगे आपको 360, तो 2 दूनी 4, 4 ये 90, ये कितना एंगल रहेगा इतने। तो एक टिथ से मतलब दोनों टिथ के भीतर 90 डिग्री का एंगल होगा। एक तो आपसे ये पूछा जाएगा। अब टिथ की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। टिथ की संख्या मतलब एक चक्कर में स्टेप की संख्या, एक चक्कर प्रति चक्र लिख देते हैं। प्रति चक्र स्टेप कैसे ज्ञात करेंगे, तो 360 डिग्री रहेगी पूरे में इस एंगल में, अपॉन
ठीक है ना। और अब कितने एंगल का कोण है वो एंगल स्टेप एंगल लिख देते हैं, स्टेप एंगल कि दोनों तिथों के बीच में कितने डिग्री का एंगल रहेगा, उसमें इसका भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पे था 360 और ये 90 था, तो 4 तिथ रहेंगे इसमें। स्टेप की 4 चक्र काटेगी ये मोटर, कितने चक्र कितनी बार रुकेगी, 4 बार चलेगी, 4 बार रुकेगी मोटर, ये वो होती है स्टेप की संख्या। और यदि धीरे धीरे बढ़ाएंगे, जैसे कि कोई मोटर 200 स्टेप में चलती है तो वहाँ 200 तिथ भी हो सकते हैं, 400 स्टेप में चलते तो 400 स्टेप हो सकते हैं। समझ गए बात को। तो ये थी इसकी हाइब्रिड मोटर की बातें। अब मैं लिखा देता हूँ सभी मोटरों के एक साथ विशेषता लिखा देता हूँ आप लोगों को। विशेषता लिख लो, आप लोगों ने अब तक पढ़ा उसके निष्कर्ष निकालता हूँ। क्या है, लिख लो। एक चक्कर में, कौन सी स्टेपर मोटर की बात करें, स्टेपर मोटर एक चक्कर में कम से कम 200 स्टेप पर चल सकती है, 200 स्टेप पर चलेगी। यदि प्लस की संख्या बदल जाएगी तो ये विपरीत दिशा में चल जाएगी, तो ये मोटर 2 दिशीय होती है। ऐसे कर लो कि ये मोटर किसी भी दिशा में चलाया जा सकता है। एक बात होगी, सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, तो ये मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। एक बात ये होगी। उसके बाद में देखो, इस मोटर को अति शीघ्रता से, मतलब बहुत जल्दी स्टार्ट भी कर सकते हैं, इस मोटर को बहुत जल्दी बंद भी कर सकते हैं, और घूमने की दिशा भी बदल सकते हैं इसके अंदर, और स्पीड से इसको घुमा भी सकते हैं, बहुत शीघ्रता से कार्य करती है। तो लिख सकते हैं ये मोटर अति शीघ्रता से स्टार्ट भी हो सकती है, स्टॉप भी हो सकती है, और गति की घूमने की दिशा में रिवर्स भी हो सकती है। ऐसे कह सकते हैं इस बारे में। और क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या निष्कर्ष निकला, सारी बातों में निष्कर्ष निकलता है। एक और, इस मोटर का स्टार्टिंग टार्क रनिंग टार्क समान होता है। मतलब कि ये नहीं है कि स्टार्टिंग में धीरे चलेगी फिर रनिंग में तेज हो जाएगी, नहीं, स्टार्टिंग में जितनी चलेगी उतनी लास्ट में जाएगी, एक साथ ही चल जाती है। तो स्टार्टिंग टार्क और रनिंग टार्क लगभग समान होता है इसका। शुरू में गति धीरे होगी, लेकिन टार्क की बात करें, जितना लोड स्टार्टिंग में उठाएगी वो लास्ट एंड तक उठाती चली जाएगी। ठीक है ना। इसकी स्पीड स्लो होती है। स्लो होने का कारण क्या है, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है, स्टेप जो प्लस की फ्रीक्वेंसी, इसमें डीसी सप्लाई की प्लस देंगे, प्लस की फ्रीक्वेंसी पर तो इसकी गति कंट्रोल करती है, तो उसकी गति को बहुत अधिक तक ले जाया जा सकता है। किसी कंट्रोलर की सहायता से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते तो बहुत अधिक गति प्राप्त कर सकते हैं, और गति कम भी कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं शुरुआती में गति कम होती है। तो इसकी गति कम होने के कारण, याद रखना, इसकी गति कम होने के कारण इसमें इस मोटर को चलाने को गियर की आवश्यकता नहीं होती है कि इसको गति कम है, इसमें गियर बॉक्स लगा दें, फिर इसको कंट्रोल करें, फिर लगा दें। कोई गियर बॉक्स की आवश्यकता नहीं, बिना गियर इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। एक बात और देखो, और क्या हो सकता है इसके बारे में, जितनी बातें पढ़ी उसमें से यह निष्कर्ष निकलता है कि स्टेपर मोटर प्रति चक्कर, मैंने आपको बताया कितने चक्कर, मिनिमम कितने चक्कर काट सकती है, 200, तो उससे कम भी काट सकती है। मिनिमम 200 से काट सकती है, 212 चक्कर भी हो सकते हैं। प्रति चक्कर 12 स्टेप 24 लिखना। इस मोटर के प्रति चक्कर 12 स्टेप, 24 स्टेप और 72 स्टेप और 144 स्टेप, 180 स्टेप और लास्ट में 200 स्टेप तक बनाया जाए। ये मोटर इतने स्टेपों में बनाई जा सकती है। और स्टेपिंग एंगल कितना होता है, देखो स्टेपिंग एंगल आपको बताया 360 है, 360 से तो 360 होगा तो बंद हो जाएगी मोटर, क्योंकि स्टेपिंग एंगल यदि 360 होगा तो मोटर नहीं चलेगी। तो इससे कम एंगल, यहाँ 300 डिग्री का एंगल हो सकता है। स्टेपिंग एंगल, दो पोलों के बीच का एंगल 300 डिग्री हो सकता है, मतलब कि 150 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है। प्रति स्टेप इतना एंगल होगा। यहाँ पे एक स्टेप काटेगी उतने बीच में एंगल कितना होगा, इतने एंगल होगा। 300 डिग्री तक का एंगल होता है, 150 डिग्री तक का होता है, ओनली 50 डिग्री तक का होता है, कम से कम 2.5 डिग्री तक का एंगल होगा। उससे कम भी 1.80 डिग्री तक का प्रति स्टेप एंगल हो सकता है। एक होती है इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। विश्वास क्यों कर सकते हैं, इसमें कोई ब्रूस नहीं होता है, इसलिए ये मोटर विश्वसनीय होती है। मेरी बातें लिखते चले जाना, ये मोटर इसमें कोई ब्रूस नहीं होने के कारण ये विश्वसनीय मोटर होते हैं। और ये प्रति स्टेप इसकी एक्यूरेसी होती है, प्रति स्टेप इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, एक्यूरेसी का मान, इसकी शुद्धता का मान, एक्यूरेसी को हिंदी में कहेंगे शुद्धता 3.5% प्रति स्टेप होती है। शुरू में यदि 1% मिस्टेक भी हो जाती है इसके स्टेप में, तो अगले ये गलती अगले स्टेप में ही जाएगी, वही क्लोज होकर रुक जाएगी। इसलिए इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल शुद्धता होती है, इसलिए इस मोटर का विश्वसनीय रूप से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, एक ही आता है उसके अंदर। अब लास्ट में बच गया इसका उपयोग। अब इसके उपयोग लिख लो आप लोग, उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको लिखवा देता हूँ। क्या लिखेंगे, उपयोग। काफी बार आपसे पूछा जाएगा स्टेपर मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। यूज की बात कर लो, टेकोमीटर में कर सकते हैं, टेकोमीटर में, रोबोट में, प्रिंटर में, फैक्स मशीन में, जहां आपको लगे कि मतलब कि स्टेपों में चल रही है। जैसे अपने ये जिसके कैमरा फोक्स में जो पहले कैमरा आते थे ना,
और एक बार बटन दबाया, फोटो खिंच गई, फिर अपना आप ही वो रील घूम जाती थी ऐसे, फिर आके रुक जाती थी। वो क्या थी, वहाँ भी स्टेपलर मोटर थी, एक एक स्टेप के ऊपर एक बटन दबाया, एक स्टेप वाली मोटर थी वहाँ पे। तो कैमरा फोक्स में और कहाँ कर सकते हैं, रोबोट हो गया, कैमरा फैक्स हो गया, जहाँ आपको लगे, जहाँ स्टेप की आवश्यकता होती है। न्यूमेरिकल कंट्रोल में जहाँ गणना की जाती है, जहाँ स्पीड से गणना चलती है, वहाँ इस मोटर का प्रयोग करते हैं, स्टेपों में चलती है। तो लिख लो न्यूमेरिकल कंट्रोल डिवाइस में, तो न्यूमेरिकल मतलब जहाँ गणना होती है, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल में इस मोटर का प्रयोग कर सकते हैं। और रिकॉर्डर में कर सकते हैं। रिकॉर्डर में जैसे कोई जैसे अपने ये रखते हैं ना एटीएम मशीन में पर्ची निकल के आती है, वो स्टेप में चलती है। जैसे अपने रोडवेज वाले टिकट काट के देते हैं, ऑनलाइन टिकट काट के देते हो तो स्टेप में घूम के आती है, वैसे वहाँ आती है। पेट्रोल पंप वाले जो स्वाइप मशीन रखते हैं वहाँ आती है, जो एक पर्ची निकलती है, वो स्टेप में चलती सारी मोटरें। तो कह सकते हैं रिकॉर्डर में पेपर फीड करने वाला ड्राइव में रिकॉर्डर होता है, जो पेपर फीड करेंगे वहाँ पे जो पेपर डालते हैं उसमें, वहाँ इसको लिख लो रिकॉर्डर में पेपर फीड करने वाले ड्राइव में कर सकते हैं। और कहाँ कर सकते हैं, पंच ड्राइव में कर सकते हैं, ये काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं। और प्लॉटर में कर सकते हैं, और हार्ड डिस्क ड्राइव में कर सकते हैं। और चिकित्सा उपकरण में जो पर्ची निकाल, जैसे आपने एमआरआई कराई और जो रील निकल के आई बाहर, जो पेपर निकल गया, वहाँ भी क्या करते हैं, इस मशीन का प्रयोग करते हैं। कौन सी का, स्टेपलर मोटर का प्रयोग करते हैं। तो लिख लिया मैंने आपको क्या क्या बताया था। अब टेकोमीटर, रोबोट, प्रिंटर और डिमर स्टेट में करते हैं, कैमरा फोक्स में करते हैं, रोबोट में करते हैं, न्यूमेरिकल कंट्रोल डिवाइस में करते हैं, और रिकॉर्डर में पेपर फीड करने वाला ड्राइव में करते हैं, और पंच ड्राइव में करते हैं, और प्रिंटर में करते हैं, और प्लॉटर में करते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव में करते हैं, चिकित्सा उपकरण में करते हैं, और फैक्स मशीन में इसका प्रयोग करते हैं। आपको और भी लगे कि स्टेपों में जो चल रही है वहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आपकी स्टेपलर मोटर, जो मैंने आपको 3 प्रकार बताए। एक मोटर और बच्चे आपकी हिस्टेरिसिस मोटर, वो कल पढ़ाएंगे, कल आपका चैप्टर पूरा कर देंगे, चाहे 2 वीडियो बनाना पड़ जाओ, कल का आप चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।